हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय स्टडी चैनल अक्षय क्लासेज। जितने भी विद्यार्थी 2025 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं उनके लिए यह वीडियो बिल्कुल खास होने वाली है। इस वीडियो में मैं हिंदी का प्रश्न पत्र लेकर के आ गया हूं, जो कि हूबहू सीधे परीक्षा में आकर के छपने वाला है। आप लोग कोड देख लीजिए, 801 DMB है। ठीक है प्यारे बच्चों, और देखिए यही जो कोड है बिल्कुल आपके परीक्षा में छप करके आने वाला है। चलिए 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा और 15 मिनट में जो है निर्देश पढ़ना है। तो निर्देश मैंने बहुत सारे वीडियो में पढ़ा रखा है, इसलिए आप लोगों को मैं निर्देश नहीं बता रहा हूँ। ठीक है प्यारे बच्चों, सीधे हम आ जाते हैं बहुविकल्पी प्रश्न पे, क्योंकि समय बहुत कम है और इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन वाली वीडियो आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा। आप लोग देखिए, साथ ही में आपको ये भी ध्यान देना है कि कॉपी को कैसे प्रेजेंट करना है, कैसे लिख करके आना है, ताकि आपका एक भी नंबर न कटे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग पहला ही प्रश्न पढ़ते हैं और उत्तर देखते हैं। बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? और ऑप्शन यहाँ पे 4 है। ठीक है, तो देखिए बाबू गुलाब राय जो लेखक हैं वो शुक्ल युग के लेखक हैं। ऑप्शन यहाँ से सी प्यारे बच्चों हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ जो है सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 2 है कि चिंतामणि किस विधा की रचना है? तो निबंध विधा की रचना है। डायरेक्ट मैं ऑप्शन ही बता देता हूँ ताकि आपका टाइम भी कम लगे और तुरंत पेपर का एक रिवाइज भी कर ले। गबन, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है, गबन किसकी रचना है? तो गबन मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब 4 नंबर देखिए, शुक्ल युग की समयावधि है। तो शुक्ल युग की समयावधि कब से कब है? तो 1919 से लेकर के 1938 तक। ऑप्शन जो है बिल्कुल भी सही होगा। अमनीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा कि आत्मकथा विधा की रचना है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? इसका आपको आंसर लिखना है। तो प्रिय प्रवास किस युग की रचना है ये आपको बताना है। तो द्विवेदी युग की रचना है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। मधुशाला किसकी रचना है? तो मधुशाला जो है हरिवंश राय बच्चन की रचना है। किसका? हरिवंश राय बच्चन की रचना है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब 8 नंबर क्वेश्चन है कि भारत भारती किसकी रचना है? तो भारत भारती किसकी रचना है प्यारे बच्चों? तो मैथिली शरण गुप्त की रचना है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आधुनिक काल कब से कब तक को माना जाता है या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि 1883 से अब तक के समय को आधुनिक काल कहा गया है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अब 10 नंबर क्वेश्चन है कि मतीराम किस युग के कवि हैं? तो मतीराम जो है रीति काल के कवि है, रीति काल युग के कवि है। ऑप्शन जो है डी सही हो जाएगा। हास्य रस का अस्थाई भाव क्या होता है ये आपको बताना है। तो हास्य रस का अस्थाई भाव हास्य होता है और हास्य का मतलब हंसी ही होता है। सोहत ओढ़े पीठ पट श्याम सुलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप पयो प्रकाश। ठीक है, इसमें पूछ रहा है कि कौन सा अलंकार है। तो इसमें जो अलंकार है उत्प्रेक्षा अलंकार है। आप परीक्षा में पहचानेंगे कैसे? तो देखिए इसमें एक कॉमन कोड होता है, मनो मनहु जनो जनहु। ये जहां शब्द दिख जाएगा आपको उत्प्रेक्षा अलंकार तुरंत लगा देना है। रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? तो रोला चरण में कुल कितने चरण होते हैं? तो 4 चरण होते हैं। ये आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और एक एक जो है प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो देखिए आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? तो आकर्षण शब्द में आ उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। अब यहाँ सुनिए उपसर्ग होता क्या है। तो किसी भी शब्द के पहले जो पूर्व लग्न के रूप में शब्दांश आते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं और शब्द के पहले ही लगते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? तो रचना के आधार पर प्यारे बच्चों जो वाक्य के भेद हैं वो 3 हैं। कितने हैं? 3 हैं। पीताम्बर में कौन सा समास है? ये आपका अगला क्वेश्चन है। तो पीताम्बर में बहुव्रीहि समास है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा।
अब 17 नंबर क्वेश्चन यहाँ दिख रहा है कि आंसू का तत्सम रूप क्या है। ये आपको मैं बता देता हूँ कि आंसू का तत्सम रूप जो होता है वो अश्रु होता है, इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है कि कर्तव्यवाच्य में किसकी प्रधानता होती है, तो कर्तव्यवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तांभ्य शब्द में वचन व विभक्ति है, तो तांभ्य शब्द में वचन व विभक्ति जो है चतुर्थी विभक्ति है और बहुवचन का रूप है तांभ्य। ठीक है, अगला है कि निम्नलिखित में सर्वनाम है, तो सर्वनाम जो है प्यारे बच्चों वह है, क्या है सर्वनाम, वह है ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। एक बात तुरंत याद करिए, सर्वनाम कहेंगे किसे, तो जो संज्ञा के बदले में शब्द आकर के संज्ञा के स्थान पर बैठ जाता है या प्रयोग किया जाता है उसे हम लोग सर्वनाम कहते हैं। अब आएगा वर्णनात्मक प्रश्न खंड ब, और ये आपको पूरे 50 नंबर का जो है आएगा परीक्षा में। पहला प्रश्न जो है, यह कोई बात नहीं है कि एक स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित हो जाते हैं या होते हैं। जो गुण हम में नहीं है, हम चाहते हैं कि ऐसा कोई मित्र मिले जिसमें वे गुण हो। चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्त का साथ ढूंढता है। निर्मल बलि का धीर जो है उत्साही का ढूंढता है। उच्च आकांक्षा वाला चंद्रगुप्त युक्ति और उपाय के लिए चाणक्य का मुंह ताकता था। नीति विशारद अकबर मन बहलाने के लिए बीरबल की ओर देखता था। अब कह रहा है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। अब सबसे पहले करने का तरीका जो है आपको लोग एक एक ध्यान से सुनिए। प्रश्नोत्तर संख्या पहले तो हमने लगा दिया और इसमें अथवा भी करके दिया था, या तो आप इसका कर लेते कि हे भगवान तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता के इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी क्या भीख नहीं मिलेगी, न मिलेगी, क्या कोई दूसरा हिंदू भूपृष्ठ पर बच्चा न रह पाएगा। तो देखिए किसी एक का ही हमें करना है। अगर हम ऊपर वाले करते हैं तो मित्रता पाठ है और नीचे वाले करते हैं तो ममता पाठ है, तो दोनों में से किसी एक का ही करेंगे। तो चलिए पहले वाला का उत्तर हम करते हैं और एक तरीका आपको समझिए। बहुत सारे बच्चे हैं कि कॉपी तो सही से लिखेंगे नहीं, तो ये आपको नहीं करना है, कॉपी सही से लिखना है। समझिए तरीका क्या है। देखिए वर्णनात्मक प्रश्न लगाना एकदम कॉपी पे जरूरी है खंड व, ताकि एग्जामिनर समझ जाए कि आप एक ज्ञानशील विद्यार्थी हैं और आपने पढ़ करके कॉपी का उत्तर लिखा है। यह कोई बात नहीं, डाट डाट करिएगा बीच में और की ओर देखता था लगा देना है हेडिंग, ताकि पहचान में आए कि कहाँ से गद्यांश लिया गया है। अब संदर्भ में लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, ये लाइन एकदम याद कर जाना है। और हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है और इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। ये हो गया। देखिए बात क्या क्या बताना है, संदर्भ में लिखना है पाठ का नाम जिस पाठ से लिया गया है और उस पाठ का लेखक कौन है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अब 2 नंबर प्रश्न, एक प्रश्न कर देंगे आपको 2 नंबर प्यारे बच्चों तो मिल ही जाएगा। अब दूसरा है कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, और रेखांकित अंश यहाँ से है कि यह कोई बात नहीं। रेखांकित अंश की व्याख्या करने का मतलब है कि जो बात बताई गई है आप उसी बात को अर्थपूर्ण अपनी भाषा में लिखिए। तो चलिए हम लोग लगा देंगे व्याख्या, लिखेंगे लेखक का कहना है कि ये कोई बात नहीं है। लिखा गया है ना कि यह कोई बात नहीं, इसी बात को लिखे हैं। ये कोई बात नहीं है कि समाज में एक ही स्वभाव और विचार के लोगों के मध्य मित्रता होती हो। यहाँ से यहाँ तक एक स्वभाव और एक रुचि एक विचार के लोग मित्रता हो, यहाँ तक हो गया। समाज में विभिन्नता देखकर लोग भी आकर्षित हो जाते हैं, यही बताया गया है कि समाज में अपने से अलग विचार देख करके लोग आकर्षित हो जाते हैं, मतलब है कि उससे भी मित्रता कर लेते हैं। अब 3 नंबर है कि लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित क्यों होते हैं। भाई क्यों होते हैं, तो साफ इसमें बताया गया है। लिखा है
कि वे सोचते हैं कि जो गुण हम में नहीं है, हम ऐसे मित्र मिले जो उसमें गुण हो। तो यही लिखेंगे कि समाज में विभिन्नता देख करके, यानी कि अलग गुण देख करके एक दूसरे की ओर आकर्षित हो जाते हैं, क्योंकि वे सोचते हैं कि जो गुण उनमें नहीं है वे गुण उनके मित्र में मिल जाए। तो इस तरह से 2-2 नंबर करके 2 और 2 4 हो गया, और 2 एक प्रश्न का उत्तर दे दीजिएगा तो 6 नंबर यहाँ से आपको मिलेगा। और पूरा बात आप लोग सीख करके जाइए। बहुत सारे बच्चे होते हैं इतने उजबुझाए होते हैं कि वीडियो पर क्लिक किए, तुरंत कुछ देखे नहीं, छोड़ के चले गए। पता चला कि यही वाला गद्यांश छप के आ गया, और छप करके आएगा तो कहेंगे कि कहाँ नहीं हम देखे थे, याद आ रहा है। अरे याद कहाँ, यहीं पे पढ़ लो और यहीं देख लो। बहुत टाइम थोड़ी हम लेंगे आपका, और टाइम लग रहा है तो हम पढ़ा भी रहे हैं ना बच्चों, और पढ़ना भी जरूरी है कि नहीं है? बिल्कुल जरूरी है। दूसरा है कि दिए गए पदांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, और 3 प्रश्न मिलेंगे 2-2 नंबर का, 6 नंबर का। पहला प्रश्न है कि चरण, देखिए पहला जो है पदांश है कि चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पग गिर लौघे। आगे हम पढ़ते हैं, पेज को आगे बढ़ाइए। पेज आगे हम बढ़ाएंगे तो आगे दिया है कि अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने गूंगी पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, सूर्यदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो तिही पाई। अब देखिए एक तो ये दे दिया है, एक अथवा करके जरूर देगा वहां पर भी। अथवा में है कि सुनी सुंदर बैन सुधारस शान सयानी है, जानकी जानी भली, तिरछे करी नैन तिहे समुझाई, कछ मुस्काई चली, तुलसी ते ही अवसर से ही रावे अवलोकत लोचन लाहुवली, अनुराग टराग में भान उदय बिगसी मनु मंजुल कंज चली। तो या तो आप किसी एक का ही ना लिखेंगे, दोनों का तो लिखेंगे नहीं। तो चलिए इसका हम लिख देते हैं, पहले वाले का। अब इसमें भी आपको सीखना है। यहाँ गद्यांश था तो आपने गद्यांश हेडिंग लगाया था। और एक बात देखिए प्यारे बच्चों, मैं बता दे रहा हूँ, ये कॉपी का फर्स्ट पेज था और ये मैंने छोड़ रखा है। क्यों छोड़ रखा है? क्योंकि जो मैं वीडियो ये शूट कर रहा हूँ ना, इसमें बढ़िया से दिखे। लेकिन आपको ये गलती नहीं करना है, पेज तो छोड़ना नहीं है। पेज छोड़ेंगे तो नंबर एग्जामिनर काट देगा भाई। पेज में कॉपियाँ मिलती है सारे पेज पर लिखने के लिए। तो मैं तो अपने वीडियो में बढ़िया आपको पढ़ाने के चक्कर में इस पेज पे लिख दिया है, लेकिन आप मत छोड़िए। और एक करने का तरीका समझिए, ये चरण कमल के यहाँ से स्टार्ट हुआ था ना, देखिए थोड़ा बढ़िया से पकड़वा देते हैं यहाँ से। और जहाँ खत्म कहाँ हुआ था? तो खत्म हुआ था प्यारे बच्चों बिल्कुल यहाँ पे, देखिए बार बार बंदो तिही पाई। यही आपको जो है संकेत लिखना है, चरण कमल, और बास डाट डाट दे दीजिएगा, बाद में लिखेगा बंदो तिही पाई। ठीक है, अब इसका लिखना है हमको सबसे पहले संदर्भ। तो ये देखिए सूरदास दिख गया जी, तो ये तो पक्का है कि इसके लेखक सूरदास हैं। एक बात ये ट्रिक लगाइएगा, सूरदास वाला में हमेशा लगता है, तुलसी वाला में यहाँ तुलसी दिख गया तो तुलसीदास जी लिखे हैं। आधा तो काम यही हम बना देते हैं ट्रिक बता करके। देखिए यह पद्यांश श्री सूरदास द्वारा रचित सूर सागर नामक ग्रंथ से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के खंड काव्य में संकलित पद शीर्षक से लिया गया है। दोनों चीज हम बता दिए, लेखक का नाम पहले ही बता दिए और जहां से लिया गया पद्यांश ये बता दिए। तो इस तरह से आपको 2 नंबर मिलेगा जब इसका गद्यांश लिखेंगे। ठीक है, अब बारी आएगी कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। बहिरो सुने माने बहरा भी सुनने लगता है। गुंगी पुनि बोले, गुंग मतलब गुंगा आदमी, पुनि माने पुनः से, बोलने माने बोलने लगता है। रंग का मतलब होता है जो गरीब आदमी, ठीक है, निर्धन आदमी। रंक चले सिर छत्र धराई, यानी कि गरीब व्यक्ति भी क्या करने लगता है, तो सर पर अपना एक जो है राजा जैसा मुकुट धारण करके चलने लगता है। इसी बात को हम लोग लिखेंगे। हेडिंग बनाइएगा, व्याख्या लिखिएगा कि कवि सूरदास जी कहते हैं। ये बहुत लिखने का बेहतरीन तरीका होता है, ये जानबूझ के लिखा गया है। इसका बेनिफिट मिलेगा, पूरा नंबर मिलेगा
कि श्री कृष्ण के चरणों के प्रभाव से बहरा व्यक्ति भी सुनने लगता है, गूंगा व्यक्ति फिर से बोलने लगता है और दरिद्र व्यक्ति भी सिर पर राज छत्र धारण कर लेता है, राजा जैसा मुकुट धारण कर लेता है। किसके प्रभाव से? भगवान श्री कृष्ण के। कहाँ बताया गया है? तो इस पद्यांश में बताया गया है। अब आगे है कि उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, ये आपको पहचानना है। तो उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार था? रूपक अलंकार। अच्छा, रूपक अलंकार आप लोग यहाँ लिख दीजिएगा, ठीक है। अब आपका नंबर मिल जाएगा 2 नंबर यहाँ और 2 नंबर यहाँ, पूरे 6 नंबर मिलेंगे। अब ये तो आपका 2 नंबर प्रश्न हो गया। 3 नंबर आपका प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये हर साल देखिए वाराणसी वाला जो पाठ है उसमें से बार बार डाल दे रहा है। तो मैं भी सोचा कि बच्चों को क्यों ना पढ़ा दूं वाराणसी वाला पाठ में से गद्यांश उठा करके, ताकि बच्चा जाए और 5 नंबर अचीव करके आए, अच्छा से नंबर स्कोर करके चले आए। तो चलिए 5 नंबर है, 5 नंबर में ये 5 नंबर कैसे मिलेगा? प्रश्न संख्या 3 ही नंबर है। तो दिए गए संस्कृत पद गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। बच्चा हिंदी में अनुवाद करिएगा कैसे? लिखा है कि ऐसा नगरी भारतीय संस्कृत भाषाश्च केंद्र स्थलम अस्ति। लिखेंगे कि यह नगरी भारतीय संस्कृत समझ रहे हो? भारतीय संस्कृत मतलब जो हमारा संस्कृति है उसी का संस्कृत भाषा का केंद्र स्थली है। कौन नगरी? तो वाराणसी नगरी के बारे में यहाँ बात हो रहा है। लिखेंगे कि इत एव संस्कृत वांगमस्य संस्कृतेश आलोकः सर्वत्र परिसिहन्तः। कहा है कि यहीं से संस्कृत भाषा का जो प्रकाश है सर्वत्र परिष्ट मतलब सभी जगह फैला हुआ है। मुंगल युवराजः दारासिकोः अत्रागत्य भारतीय दर्शनम शास्त्राणाम अध्ययनम करोत्। माने मुंगल युवराज जो दारासिको था अत्रागत यहाँ आया था, भारतीय दर्शन शास्त्राम अध्ययनम करोत्, भारतीय दर्शन शास्त्र के अध्ययन करने के लिए। सतेषा ज्ञानेन प्रभावितः अभवत यत तेन उपनिषदाम अनुवादः फारसी भाषायां कारितः। इसके ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ कि वह इस उपनिषद का या उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में कराया। अब इसका लिखने का तरीका देखिए बच्चों क्या है। तो आपको प्रश्न संख्या 3 लगाना है। ऐसा नगरी, ये जो संकेतांक है लिखेंगे, भाषायां कारितः तक लिख दीजिएगा, संदर्भ लगा के लिख देना है। वही बात प्रस्तुत पदांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के यहाँ बदल जाएगा, यही ध्यान देना है। संस्कृत है तो संस्कृत खंड वाराणसी पाठ से उद्धृत है या लिया गया है। अनुवाद जो बताया हूं वही तो लिखा भी हूं, तो ये हो जाएगा हिंदी अनुवाद। 2 नंबर आप संदर्भ लिखने के लिए और 2 नंबर प्यारे बच्चों ले लीजिए अनुवाद करने के लिए, पूरा नंबर मिल जाएगा। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे 4 नंबर प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न जो है कह रहा है कि दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। प्रश्न क्या है कि मान हित्वा प्रियो भवति क्रोध हित्वा न शोचन्ति, काम हित्वार्थवान भवन्ति लोभ हित्वा सुखी भवेत्। अथवा में करके दिया है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हो जाएं, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कचित् दुख भाग भवेत्। किसी एक का हम क्या करेंगे तो संदर्भ लिखेंगे और क्या करेंगे तो हिंदी में अनुवाद, और नंबर मिल जाएगा 5 नंबर। देखिए प्यारे बच्चों जो प्रश्न 4 है बिल्कुल आपको ऐसे लगाइए, हेडिंग तो वही रहेगा। सर्वे भवन्तु यदि हम लिखेंगे तो सर्वे भवन्तु का दुखी भाग भवेत् लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी, देख रहे हैं ना, हिंदी के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति पाठ से लिया गया है। अब हिंदी अनुवाद करेंगे कैसे, अपने से इसको अभी याद तैयार करिए, जरूर आएगा एग्जाम में, किसी न किसी कोड में छपेगा और आपको लिखना ही है।
सर्वे भवन्तु सुखिनः मतलब सभी सुखी हो, सभी सुखी हो। आगे कह रहा है कि सर्वे सन्तु निरामयाः सभी रोग रहित हो। आगे है कि सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। ठीक है, सभी का कल्याण हो और कोई भी दुख का भागी न बने। आगे है कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्न प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए और 3 नंबर ले जाइए। खंड काव्य में अलग अलग जिले से अलग अलग है। जैसे क में है मुक्ति दूत, अब ये दूसरे जिले में आएगा, और ज्योति जवाहर ये दूसरे में आएगा। मेवाड़, अग्र पूजा, जय सुभाष, मातृभूमि, कर्ण खंड काव्य, कर्मवीर भारती, तुमुल, तो इतना सारा तो है। और यहाँ ध्यान देना है कि जो ये वाला प्रश्न होता है ये प्यारे बच्चों हर जिले के अलग अलग होता है और 3 नंबर मिलता है। लिखना कितने में है? 1 नंबर, 1 पेज में लिखना है। और कैसे लिखना है मैं बता देता हूं। यहाँ जो है प्रश्नोत्तर संख्या 5 आप लोग लगाइए, और कर्णखंड काव्य वाला 1 पेज में मैंने लिख रखा है, तो जो बलिया जिला का है वहां मिलता है। आप अपने जिले के हिसाब से इसका लिखेंगे, और यहाँ इसको पढ़ाना जरूरी नहीं है वीडियो में। मान लीजिए कोई बच्चा अलग जिले का है, सही से नहीं ध्यान दिया और पढ़ करके चला गया तो दिक्कत होगा। अब हम लोग चलते हैं 6 नंबर। 6 नंबर में तरीका जो है बहुत बेहतरीन आपको आजमाना है। 6 नंबर है कि दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी एक रचना का उल्लेख कीजिए। जीवन परिचय में किसका है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। तो देखिए करेंगे क्या, आप लोग हेडिंग बनाइए प्रश्नोत्तर संख्या 6 और जीवन परिचय लिखने का तरीका समझिए। प्रश्नोत्तर संख्या 6 हेडिंग बना लेना है और एक एक बात को ध्यान से समझिए। हेडिंग तो हो गया जयशंकर प्रसाद, और 2 नंबर है तो 2 नंबर में हो गया। अब आगे करना क्या है? जीवन परिचय। जीवन परिचय लिखने से पहले आपको समझ लेना चाहिए कि हम साइड में संक्षिप्त परिचय लिख देंगे तो और बेहतर होगा। बेहतर क्यों मैं बोल रहा हूं? बेहतर इसलिए होगा कि नंबर आपका कटेगा ही। नाम लिखिएगा, जन्म लिखिएगा, पिता का नाम लिख दीजिए, रचनाएं लिखिए, मृत्यु लिखिए, और इसी बात को दोहरा करके यहाँ लिखिए कि जयशंकर प्रसाद का जन्म, ये तो नाम है, काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में सन 1889 ईस्वी, यहाँ वाला ये शब्द हो गया, में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था। देखिए फिर ये पापा वाला जो साइड में नाम लिखे ना, ये देखेगा एग्जामिनर और नंबर तो एकदम बारिश कर देगा। कहेगा कि बच्चा कितना मेहनत से ये लिखा है, इसको नंबर दे देना चाहिए। तथा माता का नाम मुन्नी देवी था। बचपन में ही पिता के मृत्यु हो जाने के कारण 1-2 बात अपने से बढ़ा चढ़ा करके लिखिएगा, ठीक है। जयशंकर प्रसाद का प्रारंभिक शिक्षा घर पर हुई और इन्होंने हिंदी, ये याद भी हो जाएगा आपको, हिंदी पढ़े थे, संस्कृत, उर्दू, फारसी का गहन अध्ययन किया। इनका बचपन से ही अनेक कठिनाइयों का सामना पड़ा। इनका जीवन बड़ा ही संघर्षशील था। अल्पावस्था में ही क्षय रोग से ग्रस्त होकर के सन 1937 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई और ये मर गए। समझ गए प्यारे बच्चों? अब आगे लिखना है किसी एक रचना का नाम, तो रचना में लिख देना है जयशंकर प्रसाद जी की कुछ प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित है, और 2 लिखिए, 3 लिखिए, एग्जामिनर आपको बोलने वाला नहीं है। नहीं याद है तो तितली लिख के छोड़ दीजिए, कमायनी लिख के छोड़ दीजिए, कोई एक लिख के छोड़ दीजिए, नंबर आपको मिलेगा। लेकिन आपको तरीका आना चाहिए, ये नहीं कि तुरंत आए, तुरंत इधर से उधर खूर-खार किए भग गए, सीखे ही नहीं। तो सीख करके जाइए। दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए अपनी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। गोस्वामी तुलसीदास है, सुमित्रा नंदन पंत है, महाकवि सूरदास जी हैं। अब देखिए होगा क्या, बहुत सारे टीचर्स हैं
जो सेम सेम इतना बड़ा लिखवा देंगे कि आप थक जाएंगे पढ़ते पढ़ते सोचते सोचते। तो देखिए हम एकदम सटीक तरीका से कवि का जो है जीवन परिचय आपको बता रहे हैं। अब प्रश्न संख्या 6 का ख है तो ख लग गया। गोस्वामी तुलसीदास, यदि पहले वाले का उत्तर हम लिख रहे हैं तो गोस्वामी तुलसीदास हेडिंग भी लग गया। जीवन परिचय एकदम बढ़िया तरीका से लिखिएगा, वही वाला फॉर्मेट यहाँ पर भी अपनाना है। संक्षिप्त परिचय में गोस्वामी तुलसीदास, सन, जन्म का समय, पिताजी का नाम, माता का नाम, रचना और मृत्यु। इसी बात को लिखेंगे कि गोस्वामी तुलसीदास का जन्म सन 1532 ईस्वी को बादा जिले के राजापुर नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे तथा माता का नाम हुलसी था। इनका बचपन का नाम राम बोला था। ये स्वरूपरीण ब्राह्मण थे। ठीक है, इनके माता पिता इन्हें बचपन में ही त्याग दिए थे। तब स्वामी नरहरि दास ने इनका पालन पोषण किया था और इनका विवाह रत्नौली से हुआ था। ये पत्नी से बहुत प्रेम करते थे। पत्नी से डांट सुनने के बाद इनके मन में वैराग्य हो गया। इन्होंने वेद, वेदांग, दर्शन, इतिहास आदि की शिक्षा भी ग्रहण की और इनकी मृत्यु सन 1623 ईस्वी काशी में हो गई। तो देख लीजिए एक पेज में क्या कितना बढ़िया हम तरीका बताए हैं। तो ऐसे लिखना है। रचनाएं में लिख दीजिएगा श्री रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली। तो कोई एक रचना लिखिए और पूरे के पूरे नंबर प्यारे बच्चों लेके जाइए। 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। तो आप उठा लीजिएगा कोई एक कविता और तुरंत उस कविता को लिख दीजिए। हेडिंग लगाइए प्रश्नोत्तर संख्या 7 लिख दिए हैं कि अपदो दुर्गामी च साक्षरो न च पंडितः अमुक स्फुट वक्ता च यो न जानाति सह पंडित। तो अब का हो जाएगा। अब हम लोग 8 नंबर में जाएंगे। देखिए 8 नंबर में मिलेगा क्या, आपको ध्यान देना है। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। भारतीय संस्कृत मूल किम अस्त, एक तो ये है। दूसरा क्या है कि पुरुष राजा कह आसित, चंद्रशेखर कह आसित और वीर केन पूज्यते। तो तीसरा और चौथा का उत्तर दिए हैं। पूछ रहा है कि चंद्रशेखर कह आसित, चंद्रशेखर कौन था। आपको लिखना है कि चंद्रशेखर प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्त च आसित। और वीर केन पूज्यते तो लिख दीजिएगा कि वीर वीरेन पूज्यते। आपका नंबर बिल्कुल मिल जाएगा। ठीक है, अब चलिए पूरे हम लोग आधे घंटे के अंदर हर एक बात को पूरे पेपर का एनालिसिस कर लिए, एक हल भी कर लिए। और देखिएगा यहाँ से 100% छप के आएगा। पर्यावरण संरक्षण के उपाय पर निबंध लिख के लाइए। आतंकवाद कारण निवारण, जनसंख्या लाभ व हानि, नारी सशक्तिकरण। किसी एक पे निबंध लिखना है और पूरे 7 नंबर प्राप्त करना है। तो देखिए मान लीजिए कि निबंध हम लिख दिए हैं नारी सशक्तिकरण पर, और ये पिछले बार भी सेम स्वयं मैच किया था और इस बार बिल्कुल मैच करेगा, आएगा यहीं से आएगा, देख के जाइए। तो नारी सशक्तिकरण हम लोग हेडिंग तो बना लेंगे। सबसे पहले निबंध लिखने का तरीका समझिए। रूपरेखा होना चाहिए, प्रस्तावना होना चाहिए, महिला सशक्तिकरण। रूपरेखा में करते क्या है तो किस किस टॉपिक पर इसमें निबंध पे चर्चा करना है उस सारे बात को लिखिए और एक एक टॉपिक वहीं उठा करके उसमें शब्द जोड़ दीजिए। प्रस्तावना में लिखेंगे कि आज के आधुनिक समय में महिलाएं सशक्तिकरण एक विशेष चर्चा का विषय है। अपने देश में उच्च स्तर की लैंगिक असमानता है। नारी सशक्तिकरण का अर्थ तब समझ में आएगा जब हमें अच्छी शिक्षा दी जाएगी और उन्हें अच्छी शिक्षा दी जाएगी और उन्हें इस काबिल बनाया जाएगा कि वो हर क्षेत्र में स्वतंत्र होकर के फैसला कर सके। आगे वही 2 नंबर महिला सशक्तिकरण का अर्थ समझाइए। तो महिलाओं के सामाजिक स्वतंत्रता और आर्थिक स्थिति में सुधार लाना जो है महिला सशक्तिकरण कहलाएगा। तो ये हो जाएगा। 3 नंबर में लिखिएगा महिलाओं की राष्ट्र निर्माण में भूमिका।
बदलते समय के साथ आधुनिक युग की नारी पढ़ लिख कर स्वतंत्र है। वह अपने अधिकारों के प्रति सजग है तथा स्वयं अपना निर्णय लेती है। अब वह चार दीवारी से बाहर निकल करके आगे लिख दीजिएगा प्यारे बच्चों कि देश के लिए एक विशेष महत्वपूर्ण कार्य करती है। आज महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे में कंधा मिलाकर बड़े से बड़े कार्य क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। फिर चाहे काम वह मजदूरी को हो या अंतरिक्ष में जाने का, महिलाएं अपना हर जगह जो योगदान साबित कर रही है या हर क्षेत्र में योग्यता साबित कर रही है। अब महिला सशक्तिकरण के लाभ में लिख दीजिएगा कि महिला सशक्तिकरण में बहुत लाभ है। पहला लिखना है महिलाएं ने हर क्षेत्र में हर कार्य में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना शुरू कर दिया है। महिलाएं अपनी जिंदगी से जुड़ी फैसले खुद कर रही है। पुरुष भी अब महिलाओं को समझने लगे हैं। उपसंहार में लिखना क्या है, पुनः कंक्लूजन जो होता है उसका निचोड़ लिखते हैं। तो उपसंहार में लिखना है कि जिस तरह भारत आज दुनिया का सबसे अधिक तरक्की प्राप्त करने वाला आर्थिक तरक्की प्राप्त करने वाला देशों में शुमार हुआ है, उसे देखते हुए निकट भविष्य में भारत को महिला सशक्तिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने का ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। आज की महिला हर क्षेत्र में सक्रिय हो चुकी है। यह सुखद संकेत है। लोगों की सोच बदल रही है। फिर चाहे इस दिशा में और भी प्रयास करने की जरूरत है। फिर भी इस दिशा में क्या करना है, तो प्रयास करना है। तो ये हो जाएगा कंक्लूजन, उपसंहार लिख देना है। अब एक लास्ट क्वेश्चन है कि अपने एक पत्र लिखना है। पत्र लेखन आएगा तो पत्र लेखन का तरीका समझिए। अपने विशेष रुचियों का उल्लेख करते हुए मित्रों को पत्र लिखिए, या नहीं तो उत्तर मध्य रेलवे को शिकायती पत्र लिखे जिसमें एक टिकट निरीक्षक द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार का उल्लेख हो। ठीक है प्यारे बच्चों, 32 मिनट की वीडियो बनी अभी तक, तो आधा घंटा में हमने पूरा पेपर ही पढ़ा दिया। लेकिन इतना टाइम आप निकालेंगे नहीं तो फिर पढ़ेंगे कैसे। देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 10, हेडिंग लगाइए। मित्र को पत्र सेवा में लिखना है। प्रिय मित्र लिखिएगा, मित्र का नाम आपका यहाँ होना चाहिए। पत्र लिखने में एक ये महत्वपूर्ण ये होता है विषय हेडिंग बन जाएगा। जैसे मित्रों को लिखे हैं तो शादी में बुलाने हैं, कुछ भी अपना विशेष रुचि, आप बताइए किस रुचि के कारण उनको बुला रहे हैं, तो ये दर्शाना था। तो चलिए शादी में बुला रहे हैं, लिख दीजिएगा कि प्रिय मित्र, मैं अविनाश कुमार आपको यह बताते हुए मुझे अत्यंत खुशी हो रही है कि मेरी छोटी बहन और बहन की शादी, यहाँ नाम लिखना है, कि शादी तय हो चुकी है और शादी की तारीख 22 मार्च 2024 की है। पीछे जो है लिख दिया गया है। अतः आपसे नम्र निवेदन है कि आपकी बहन की शादी में अवश्य पधारे। ठीक है, और धन्यवाद के साथ आप अपना यहाँ नाम लिखिए और इस तरह से पेपर जो है खत्म हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, अगर यह वीडियो आप सभी को अच्छी लगी है, मैंने आपके लिए अच्छी वीडियो बनाई है, तो एक वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, और यदि हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाला घंटी दबा दीजिए।